ईज़ ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर इस वीडियो कार्यक्रम में आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि इसे थोड़ी सी गंभीरता से समझने की हम कोशिश करेंगे। हम एक काल्पनिक कहानी से इस विषय को शुरू करेंगे और इस काल्पनिक कहानी का विषय है करेंसी, पैसा कैसे छपता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई होगी। कोई कहता है ये सोने के आधार पर छपा करता था या छपता है कि जितना सोना किसी देश के पास होता है उतनी करेंसी छापी जाती है। कोई कहता है कि जीडीपी के आधार पर छपती है और नोट को अगर हम फाड़ देते हैं तो उसकी भी सज़ा है, नोट को छाप देते हैं तो इसकी भी सज़ा है। तो ये कई विषय ऐसे हैं कि हम इसे समझना चाहते हैं कि क्या है इस सब के पीछे। ज़्यादा अर्थशास्त्री लोग जानते हैं, सरकार जानती है, लेकिन हम इसे जो आज का हमारा विषय है वो 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इनका आपसी जो संघर्ष रहता है वो विषय एग्रीकल्चर को कितना मुश्किल बनाता है। इस विषय को समझने के लिए हम करेंसी कैसे अस्तित्व में आई होगी उस एक काल्पनिक कहानी से इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप समझ लीजिए एक गांव में कुछ लोग रहते हैं। बहुत पहले जब पैसा अस्तित्व में नहीं था तब हम एक कल्पना करते हैं। उस गांव में किसान है, उस गांव में लोहार है, उस गांव में बढ़ई है, उस गांव में वैद्य है और उस गांव में आपस में लोग आदान प्रदान करते हैं। तो आप समझिए कि उस समय ये ध्यान रखिए इस बात को समझते हुए कि उस समय करेंसी नहीं होगी। हम कल्पना कर रहे हैं कि एक किसान है तो वो जो भी चीज़ चाहिए वो एक लोहार के पास गया कि मुझे दराती चाहिए या खेत में काम करने का कोई यंत्र चाहिए वो बना दो। तो वो उस लोहार के पास गया और कहा कि बताइए कितने का है। तो उसने दराती दी और बोला कि ये 10 किलो अनाज का है। वो 10 किलो अनाज उसको वैसे बहुत अभी तक भी बहुत पहले 10-20 साल तक भी गांव में ये इंटरडिपेंडेंट व्यवस्था चलती थी। एक दूसरे को वस्तुएं और सेवाएं आपस में हम आदान प्रदान किया करते थे। उस समय ये तो नई व्यवस्था थी, उस समय शुरुआत की हम जो कल्पना कर रहे हैं। तो लोहार के पास गया होगा कोई और कहा कि दराती दे दीजिए या कसी फावड़ा दे दीजिए। तो 10 किलो अनाज उसकी कीमत लोहार ने बताई हुई। तो उसने ले लिया और घर चला गया। अब एक चीज़ देखिए, अगर वो 10 किलो अनाज की उसकी कीमत है, वो 10 किलो अनाज उसको दे देगा। अब अगर उसे कोई लकड़ी का सामान बढ़ई से चाहिए, लोहार से कुछ और चाहिए, वैद्य से दवाई चाहिए, क्या वो अगर वो बीमार भी है उस दिन दवाई भी लेनी है तो सोचा लोहार से भी कुछ सामान ले लूँगा, बढ़ई से भी कुछ सामान ले लूँगा, वैद्य से दवाई भी ले आऊँगा, मैं औषधि भी ले लूँगा। तो क्या वो अपने सिर पर गेहूँ की बोरी लेकर चलेगा कि 10 किलो उसको दे दूँगा, 10 किलो इसको दे दूँगा, 10 किलो इसको दे दूँगा, क्योंकि कीमत तो वो मांगे। वो ऐसा नहीं करेगा, आप भी समझते हैं। तो वो जाएगा, फावड़ा लेगा और लोहार से कह देगा मेरे घर से ले आना। ठीक है, वैद्य से भी ऐसे ही अपना व्यवहार करेगा, बढ़ई से भी ऐसे ही व्यवहार करेगा। जो भी उसे सामान उस गांव में लेना है वो ऐसे ही करेगा कि 10 किलो आपकी हो गई, 10 किलो आपकी हो गई, 10 किलो आपकी हो गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो 10 बार लोहार के पास गया, 10 बार कोई यंत्र कोई सामान उसने बनवाया, तो 10 बार ले लिया और हर बार की कीमत थी 10 किलो अनाज। अब लोहार उसके पास लेने के लिए गया कुछ दिन बाद, जब फसल आई कि 10 बार की है और 10 किलो अनाज है, मतलब कितना 1 क्विंटल 100 किलो। वो किसान कहने लगा कि मैं 9 बार गया हूँ आपके पास, मैं आप 10 बार झूठ बोल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि नहीं भाई आप 10 बार गए, आपकी 1 क्विंटल है। वो कहेगा 90 किलो है। ऐसा हो सकता है, मानव स्वभाव है, भूल जाते हैं हम। तो विवाद बढ़ेगा। तो इस विवाद को निपटाने का तरीका क्या है? अगली बार लोहार कहेगा भाई अगली बार आओ तो कुछ ना कुछ सबूत देकर जाओ ताकि तुम दे दो, तुम तो फिर झूठ बोल देते हो नहीं आया। तो क्या किया जाएगा? वो किसी कागज़ पर, किसी पर्ची पर जो अपना वादा है मैं तुम्हें दूंगा वो लिख कर देकर जाएगा उस लोहार को, उस वैद्य को, उस बढ़ई को। वो देकर गया, जितनी वो पर्चियाँ देकर गया, जितनी बार वो देकर गया, वो मैं तुम्हें 10 किलो गेहूँ दूंगा। यही वो नोट है, यही वो करेंसी है जो हम अपने देश में देखते हैं। उसके ऊपर गवर्नर कहता है मैं इस धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। ये वो वचन है जो किसान उस
वैद्य को, उस बढ़ई को या उस लोहार को दे रहा है। वो 10 पर्चियाँ देगा 10-10 किलो की। वो जब किसान के घर जाएगा तो वो 10 पर्चियाँ दिखाएगा और 1 क्विंटल अनाज ले लेगा। ये वो नोट है जो किसान ने चला दिया। अब एक चीज़ देखिए, वो उसका सबूत है, लिख के उसने नोट दिया। अब एक चीज़ है, किसान के पास 100 किलो गेहूँ है घर पे, और वो जिसके पास गया उसने वैसे ही वादा किया और लिख के दे दिया, और वादा कर दिया बढ़ई को सबको 200 किलो गेहूं का, जबकि घर पे गेहूं है 100 किलो। वो जब लेने पहुंचेंगे तो वो 200 किलो लेने पहुंचेंगे, लेकिन 200 है ही नहीं। गेहूं तो घर पे 100 किलो है। मतलब उस किसान से क्या होगा, विश्वास उठेगा, और वो चाहे नोट कितने ही दे दे, लेकिन उनकी कीमत उस 100 किलो गेहूं के बराबर होगी। उन्हें उसी में से हिस्सा बांटना पड़ेगा। यह है नोट की। आप नोट कितने छापो, अगर आपके पास जितना संसाधन उसके अनुसार नहीं है तो नोट की कोई कीमत नहीं। कीमत उस संसाधन की, उस उत्पादन की है, उस जो चीज़ आपके पास है उसकी है। किसान के पास अगर 200 किलो गेहूं है तो 200 का ही नोट दे सकता है, वो 300 का नहीं दे सकता। अब किसान का वादा झूठा हो गया तो वो कहेंगे ना भाई आपका नोट नहीं चलेगा। तो उस पूरे गांव के संसाधन को देखते उस गांव का जो प्रधान होगा, जो सरपंच होगा, जो भी मुख्य व्यक्ति होगा, जिसको वो सब जिम्मेदारी दे दें कि हम इस आदमी के नोट मानेंगे, जैसे गवर्नर के मान रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे अस्तित्व में आप समझ गए होंगे कि ऐसे अस्तित्व में नोट आया होगा। और सारे चीज़ जब प्रधान ने, गांव के प्रधान ने वो पर्चियाँ जारी की होंगी, उसने देखा होगा कितनी गेहूं है गांव में, कितनी और चीज़ों को लोगों को जरूरत होगी, जितना संसाधन होगा उतना वो छाप लिखेगा। अगर उससे ज़्यादा दे देगा तो उसके पास भी कुछ नहीं है, उसके नोट की भी कदर कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी, जैसे रुपया लगातार लुढ़कता रहता है। ये सामान्य चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है अर्थशास्त्रियों के अपने अलग दृष्टिकोण हों, लेकिन हम जैसा समझ सकते हैं वैसा ही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़, यहाँ पर हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, जो सेक्टरों का, जो क्षेत्रों का संघर्ष है अर्थशास्त्र में, एक किसान है जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, जिसे प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और तीसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर, जो अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। और हम सब देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर किसान की गेहूं थी, वो गेहूं पैदा की, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है अर्थशास्त्र का। दूसरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लोहार ने दरांती बनाई या जो भी कुछ बनाया, जो यंत्र बनाया, जो बैलगाड़ी बनाई या फिर तांगा बनाया, वो जो बनाया वो बढ़ई ने, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब तीसरा एक और सेक्टर है। अब किसान को यहाँ से वहाँ जाने के लिए, किसान बूढ़ा हो गया, उसको जाने के लिए क्या है, वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाने के लिए तांगे की ज़रूरत पड़ेगी। वो तांगा आ गया, वो तांगे में बैठ कर जाएगा और लोगों के पास दवाई लेने जाएगा, यंत्र लेने जाएगा, वो तांगे में बैठ कर गया। ये आ गया सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट आ गया। सर्विसिंग ज़रूरत होती है हमें इधर उधर जाने की, तो ऐसे बहुत से सर्विस सेक्टर हमारे पास खड़े हो जाते हैं, जिस सर्विस सेक्टर के आधार पर देश चलता है। बहुत सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है हमारा। अब एक चीज़ देखिए, इसी कहानी से हम सोचने की कोशिश करते हैं कि जितने लोग हैं उतने तांगों वालों की ज़रूरत होगी। बीच में खाना खाना है किसान को, कहीं वो खाना खाने के लिए रुक गया। वैसे हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं होती थी, हमारे यहाँ तो खाना भी किसी के घर खा सकते थे, सराय में रुक सकते थे, होटल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये सेक्टर खड़ा हुआ, ये भी सर्विस सेक्टर के अंदर आ गया। सर्विसिंग में बहुत सी चीज़ है, एजुकेशन, स्वास्थ्य और बहुत से, रेलवे है हमारे देश में, ट्रांसपोर्ट, सब सर्विस सेक्टर में आता है। और सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है, जो जॉब दे रहा है सबको, नौकरियाँ हैं। किसान प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अब किसान और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उत्पादन कर रहा है, और उस उत्पादन को इधर उधर करने में, उसको एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जीवन को जीने के लिए जो सर्विस चाहिए, वो सर्विस सेक्टर अपने आप डेवलप हो गया। अब एक चीज़ देखिए, उस सर्विस सेक्टर की इतनी ज़रूरत होगी जितनी वो लोग अपने जीवन में महसूस करेंगे। अगर उस गांव में 5 तांगों की ज़रूरत है तो 5 तांगे चल गए, 2 रेस्टोरेंट की ज़रूरत है जिससे खाना खा ले लोग, अगर वहाँ पर 20 रेस्टोरेंट खोल दिए जाएं और 10-20 तांगे वाले ले लिए जाएं, इसी तरह सर्विस सेक्टर जैसे बढ़ाया जा रहा है हर हमारे देश में, अगर वो बढ़ा दिए जाएं तो क्या होगा। वो तांगे वाले को जितनी कीमत मिल रही थी जाने की, कि 1 किलो अनाज मिल रहा था उसे, अगर 10 तांगे वाले आ गए तो वो सिर्फ 100 ग्राम अनाज पे उन्हें काम करना पड़ेगा, कीमत घट गई, वो ज़्यादा आ गई। सर्विस सेक्टर में जितने लोग आएंगे, लेबर उतनी सस्ती हो जाएगी। अब मैं जो समझाना चाह रहा वहाँ लेकर आ रहा हूँ। आप एक चीज़ देखिए, हमारे देश में सर्विस सेक्टर कितनी तेज़ी से बढ़ा। सरकारें कहती हैं हम सबको नौकरियां नहीं दे सकते, हम भी कहते हैं नौकरी नहीं दी जा सकती, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती,
हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी शायद पीछे बयान दिया था 2-3 साल पहले कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ये सत्य बात है, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन आप नौकरी के रास्ते पर सबको लाइन में खड़ा कर रहे हो तो क्यों नहीं दोगे आप नौकरी? वो जहाँ काम कर रहे थे वो काम आपने बंद कर दिया, वो आपके पास आएंगे नौकरी मांगने, तो ड्यूटी आपकी है। आप अब गंभीर हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर लोग आ रहे हैं, आप सर्विस सेक्टर चीख रहे हो, अर्थव्यवस्था में इतनी हिस्सेदारी है, तो सर्विस सेक्टर को बढ़ाइए। कितने तक बढ़ा कर ले जाएंगे आप? सड़कों पर आ जाएंगे लोग, फिर आप सर्विस सेक्टर को समझ, अखबारों पटे रहते हैं। क्यों? मुझे तो इसमें एक चीज़ नज़र आती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को सर्विस सेक्टर की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनियां आईटी हो रहा हो, बहुत से विदेशी निवेश भी हुए हैं। विदेशी कंपनियों को सस्ता माल चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए, तो वो क्या कर देंगे कि बढ़ाओ, एक वातावरण बनाओ कि नौकरियों का स्कोप बहुत है, नौकरियां लीजिए। एग्रीकल्चर किसी लायक चीज़ नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, और एग्रीकल्चर को खाली करके लोग नौकरियों की दौड़ में चल पड़ेंगे। और वो सस्ती नौकरियां, एक बार पूरा बूम चला था हमारे देश में 2000 के आसपास के, जब सब प्राइवेट नौकरियों के पीछे लोग दौड़ पड़े थे, फिर वो वहाँ से छोड़ के सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ पड़े। आज सरकारी नौकरियों की लाइनों में खूब भीड़ है। अगर 10 फार्म निकलते हैं तो लाखों लोग उसकी लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि आपने सर्विस सेक्टर का वातावरण बनाया है। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, हम ठीक है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाओ घटाओ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ा, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर घटा और सर्विस सेक्टर बढ़ा। आप लगातार सर्विस सेक्टर को बढ़ाओगे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पर जाओगे आप? कैसे इस बेरोजगारी के वातावरण को रोक पाओगे? थोड़े से आंकड़े मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। इस समय वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर 44% लोगों को रोजगार देता है, सीधा रोजगार देता, घट के आया यहाँ तक 44% लोगों को रोजगार देता है। 44-40 के आसपास इसका रोजगार का जो आंकड़ा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 25% के आसपास देता है, और सर्विस सेक्टर है वो 31% के आसपास रोजगार देता है। ये अलग अलग आंकड़े अलग अलग दृष्टिकोण से दिए जाते हैं, अलग साल बदलते रहते हैं लगातार, लेकिन एक चीज़ जो कन्फर्म है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर रोजगार देने की जो क्षमता उसकी वो घटी नहीं है। लेकिन जीडीपी, जिस जीडीपी की बात करते हैं, जिस देश की जीडीपी की हिस्सेदारी की बात करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार घट रहा है। कैसे घट रहा है? जो जीडीपी में हिस्सेदारी है एग्रीकल्चर सेक्टर की, 1951 में एग्रीकल्चर सेक्टर 57% जीडीपी में हिस्सेदारी देता था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12% हिस्सेदारी देता था। सर्विस सेक्टर 30% था जो जीडीपी में हिस्सेदारी देता था। नौकरियों की तो जरूरत लगातार रहती है, लोगों को सेवाओं की जरूरत रहती है, लेकिन उन्हें कितना बढ़ाना ये देखना होता है, और किसके बढ़ने से क्या घट रहा है ये भी देखना होता है, किसी को नुकसान ना हो रहा हो। क्योंकि किसान का नुकसान हो किसी को चिंता नहीं है, तो लगातार घटता रहे, क्योंकि खेती छोड़ेंगे तो सस्ती ज़मीन सस्ती लेबर यहीं से मिलती है, तो वो वातावरण बनाया जाता है। 1951 में एग्रीकल्चर 57%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12%, सर्विस सेक्टर 30% जो योगदान था जीडीपी। और 2016 का जो आंकड़ा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर 15, मतलब अभी भी 14-15 के आसपास सिमट कर आ गया, 17 से 15 के आसपास, 15% जीडीपी में हिस्सेदारी। रोजगार में 44% अभी भी सबसे ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25% पे आया है, जो बढ़ना चाहिए था। आपने मैन्युफैक्चर करना है, दुनिया भर की चीज़ें आपको बनानी है, चाइना से टक्कर लेनी है, तो मैन्युफैक्चर सेक्टर बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो आप उतना नहीं बढ़ा पाए। सर्विस सेक्टर 57% बढ़ गया जीडीपी में हिस्सेदारी। अब आप उसी पैसे को जो खेत में उत्पादन हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग में आपने चीज़ें बनाई हैं, वो उत्पादन ये है। सर्विस सेक्टर में उत्पादन क्या कर रहे हैं? उत्पादन तब माना जाएगा जब आप किसी चीज़ के उत्पादन से विदेशों में आप निर्यात करोगे। आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का निर्यात कितना है, और एग्रीकल्चर की चीज़ों से बने हुए प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग हुई चीज़ों का निर्यात कितना है वो देखिए। सर्विसिंग में आप कितना निर्यात कर रहे हैं? आप अगर अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अपनी एक मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी कर देंगे? सर्विस सेक्टर को बढ़ाते रहो, अपने लोगों को सस्ती लेबर कराते रहो। आप जो कभी 20,000 में आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे लोग, आज बेचारे इंजीनियर वो 7-7 हज़ार में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो सेक्टर इतना बढ़ाया। आपको नौकरों की जरूरत थी, आपने सर्विस सेक्टर को बढ़ा दिया, सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से। ये मैं तो कहता हूँ एक बड़ा आर्थिक षड्यंत्र होता है, सस्ती जमीन और सस्ते नौकर जिसको लेने हैं। अभी भी मैं तो एक चीज़ कहा करता हूँ कि दास प्रथा ऐसे कैसे देश में चल रही है। पहले दास प्रथा होती थी कि एक आदमी होता था, उसके गले में जंजीर होती थी, उसे काम कराया जाता था और उसे खाना दिया जाता था जितना वो जिंदा रह सके, आराम से वो काम करता रहता था। अब दास प्रथा बदल गई है।
अब आप जिस सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि जो लड़का है बेचारा जॉब करता है, वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे खाना खा सकते हैं उसकी कमाई में, वो कोई सेविंग से महल बना ले ऐसा कुछ नहीं है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कुछ अगर बुढ़ापे में भी उसके पास पैसे हो जाए, वो बस उसका घर चलता रहे। हाँ, जब वो दास प्रथा थी, वो गले में जंजीर नंगा होता था और उसके खाने के लिए चीज़ें थी, अभी भी खाने के लिए है बस। अब परिवार खा सकता है और टाई पहन के खा सकता है। जंजीर जब लोहे की थी, अब वो कपड़े की आ गई है, उस कपड़े में वो बेचारा चलता रहता, उसे वातावरण स्कोप है, उसे लगता है कि आपने पता नहीं कितना, क्योंकि सर्विस सेक्टर को बढ़ाना एक विज्ञापन का तरीका है, और उससे क्योंकि एक सेक्टर को खाली करना तो एक सेक्टर को बढ़ाना जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर खाली किया जा रहा है, सर्विस सेक्टर लगातार बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है अर्थशास्त्र को समझने वाले लोग, या मैं तो कहता हूँ तथाकथित समझने वाले लोग भी मेरी इन बातों का विरोध करेंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, आप लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर को खाली कर रहे हो। जिस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार घटा है, उस देश में एक शब्द अस्तित्व में आया, उसका नाम है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी की समस्या बड़े से बड़े देश में खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम उस सेक्टर को खाली करते हैं जिसके पास लोगों को रोजगार देने का बहुत व्यापक क्षेत्र है, उसे हम बंद करते हैं और बहुत छोटे क्षेत्र की तरफ लोगों को लाते हैं। और उससे क्या होता है फिर आप देखिए, शहरीकरण बढ़ता है, शहरों में भीड़ बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। जितना आपको एग्रीकल्चर पे करना चाहिए था, वहाँ आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खर्च करना पड़ता है, बड़े बड़े हाईवे बनाने पड़ते हैं आपको। अगर आप ग्रामीण कल्चर को परिपक्व करते, एग्रीकल्चर को परिपक्व करते, तो शहरों में भीड़ ना बढ़ती और कोरोना की समस्या के पे आपको लोगों को वापस गाँव में ना भेजना पड़ता। जो आपने पिछले 70 साल में किया विदेशों की नकल करके, वो समस्या आपके सामने। अगर गाँव की अर्थव्यवस्था को आप मजबूत करते तो ये समस्याएं खड़ी ना होती। अगली जो मैं अंतिम में बात कहने जा रहा हूँ, क्या समस्या आपके साथ आएगी अगर लगातार सर्विस सेक्टर बढ़ता गया और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया गया। ये सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है, आज जीडीपी में हिस्सेदारी इसकी 15% है, और ये कभी अमेरिका जैसे देशों की दिशा में चलते हम पीछे दौड़ रहे हैं, और वो फिर ये कभी 1-2% पर भी आ सकता है। तो क्या होगा? 25 करोड़ लोग इस समय सीधे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सीधा काम करते हैं जो लोग। लेकिन 1991 में जब हमारे देश में उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण को अपनाया था और खुला बाजार हमारे देश की आर्थिक नीति बदली थी, तो 62% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। 2009 में 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद 52% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में रह गए। 2019 में 42% एग्रीकल्चर सेक्टर में रह गए। तो इसका मतलब हर 10 साल में 10% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से घट रहे हैं। मतलब इससे क्या है, जो अब 42% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसका मतलब अगले 40 साल में खाली कर देंगे। इन करोड़ों लोगों के लिए आप रोजगार की व्यवस्था कहाँ करोगे, ये आपको सोचना होगा। ये समस्या है जो हम अक्सर कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना होगा। आप इसे देखिए, और मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों से कहता हूँ, मजबूत आवाज़ उठाइए और एग्रीकल्चर सेक्टर एक गर्व का विषय बने, ताकि पढ़े लिखे लोग यहाँ खेती करें, पैसा कमाएं, तब ये सेक्टर बढ़ेगा और देश को व्यापक स्तर पर रोजगार भी देगा। अगर हम पूरी दुनिया को खाद्यान्न खिलाते हैं, बस उस खाद्यान्न का भाव किसान को मिले बढ़िया, जिससे उसका घर भी बढ़िया चले, तो देश में बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी, खराब खाने की समस्या समाप्त होगी, और देश आर्थिक रास्ते पर तेजी से बढ़ेगा, असली आर्थिक विकास करेगा।